सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूं आपकी मेज़बान आमना खटाना। जनाब, आज सबसे पहले मैं कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर कर दूं जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो ये कि लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक अरसा तक रहे, सीनियर वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं, गवर्नर पंजाब भी रहे हैं। और जनाब, कुछ अरसे से हम देख रहे थे पीटीआई के कई केसेस हैं और उनको वो रिप्रेजेंट भी कर रहे थे और अब फाइनली उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। कुछ उनकी स्टेटमेंट्स थी जिसके बाद हमने देखा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू में ये भी बता दिया था कि लतीफ़ खोसा साहब पार्टी का हिस्सा नहीं है। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने अब ये फाइनली क्लैरिटी दे दी है कि वो अब एक नई जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राह जुदा करने के बाद। दूसरा जनाब, हमने आज देखा कि आज आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये वाज़े कर दिया है कि पीटीआई के साथ केपी में हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। उन्होंने इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी हैं और जो दीगर उन्होंने इत्तेहाद बनाने उस हवाले से सूबाई क़यादत को कहा है कि मुशावरत की जाए और उसके बाद फिर फैसला किया जाए कि किन पार्टीज़ के साथ वहाँ पर इत्तेहाद हो सकता है। एक और मामला, दानियाल अजीज़ साहब, उनसे कुछ शिकवे थे मियां नवाज़ शरीफ साहब को और दानियाल अजीज़ साहब को भी लीगी क़यादत से शिकवे थे, वो दूर हो गए हैं। लीगी क़यादत से माफ़ी मांग ली है दानियाल अजीज़ साहब ने और नवाज़ शरीफ साहब ने उनसे कुछ शिकवे किए, लेकिन पार्टी के सामने अब ये मामला रख दिया कि वो एहसन इकबाल और जो दानियाल अजीज़ का तनाज़ा है उस सिलसिले में पार्टी जो है उसका हल तलाश करे। इस पर भी हम टेक लेने की कोशिश करेंगे मुस्लिम लीग नून से और दीगर खबरों के हवाले से भी बात करेंगे। अब जनाब हम बात कर लेते हैं जिस तरह से मुल्क में 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जो गहमा गहमी है और इसमें जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो कहा जा रहा है कि भाई इसको शफाफ और साफ शफाफ यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज हो गए, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मेहमान होंगे, हमारे साथ JUI फे से रहनुमा हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तज्ज़ियाकार हैं सीनियर मुजाहिद बरेलवी साहब, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी। ये जो अभी बात हो रही थी सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ और इस हवाले से मीटिंग्स भी हो रही हैं, एक तो ये बताइएगा कि कहाँ तक ये मामला पहुँचा है, क्योंकि पंजाब में कहा जा रहा है कि आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट का क्या मामला है नून लीग के साथ वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबात के अंदर हर एक पार्टी अपने झंडे और एजेंडे के साथ उतरती है अवाम के दरमियान और उन्हें अपने तरफ मुतवज्जह करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक हल्के में आप कमज़ोर होते हैं, तो उस कमज़ोर पोजीशन में जाने से बेहतर ये होता है कि आप अपने हम आहंग नज़रियाती जमात के साथ कोई एडजस्टमेंट या इत्तेहाद कर लेते। तो जितनी भी जमातें कौमी मौजूद हैं इसके अंदर हमारी कुर्बत है मुस्लिम लीग नून के साथ। गर्चे पिछली तवारीख तो अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि हमारी एक कुछ कनेक्शन का इशू भी हो रहा है। कवर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं पहले चाहूँगी कि मुजाहिद बरेलवी साहब को इंगेज करूँ गुफ्तगू में। मुजाहिद साहब, ये सारी जो सिचुएशन है, अभी जो इलेक्शंस का एक माहौल भी बन चुका है, इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एतराज़ उठ रहा है वो अगेन मोस्ट जो हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान की जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PTI है और उस समेत कई जमातें ऐसी हैं जिन्होंने एतराज़ उठाया है लेवल प्लेइंग फील्ड का। तो ये आपको लगता है कि वाकई कोई एक जमात है जिसको लाडली जमात का एक टैग भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है, लेकिन जो बाकी जमातें हैं उनके जो एतराज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर वो आप देख रहे हैं कि दुरुस्त हैं और किस हद तक दुरुस्त हैं? मेरे ख्याल एक अच्छी खुशाइन बात यह है कि 8 फरवरी के सिलसिले में एक बहुत ही वाज़ेह दो टोक फैसला आ चुका है। अब आप लिविंग प्लेइंग फील्ड किस पार्टी को मौका नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, और वो ज़माना तो नहीं है कि खाली प्रिंट मीडिया छपते थे, हिदायत होती थी या आपकी जो सरकारी TV होता था। और खैर मैं अब आपको इल्म है कि एक बड़ा पैरेलल 2 करोड़ 30 लाख यंग जो नया वोटर दाखिल हुआ है गालिबन 16-17 साल से ऊपर का, उसके पास एक पावर है और वह है सोशल मीडिया की। और कराची में भी 73 लाख नया वोटर आया है
और उस मामले में मोहतात रहूँगा, आपको किसी मुश्किल में नहीं डालूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि लिविंग प्लेइंग फील्ड की मैं अगर तशरीह करूँ। कौन नहीं जानता कि इस वक्त 10,000 के करीब एक सियासी जमात के जो मेरा ये ख्याल है कि मैं कोई 1977 इवन 1970 तक के इलेक्शन में जब भुट्टो साहब के खिलाफ PNA की शदीद तहरीक चल रही थी, शायद एक दो जो लोग जेलों में हों या पीपल्स पार्टी के कौसर नियाजी गालिबन जेल से लड़े थे, 2-4 लोग लगे थे। बाद के 2002 के बाद और पार्टी गई हों कि इतनी बड़ी तादाद में सियासी कारकुन जिनमें ख़वातीन भी हों वो जेलों में हों और जिनका आज तक ये फैसला ना हो। 179 पार्टियां हैं गालिबन 179 जी। और मैं एक स्टूडेंट्स हूँ जर्नलिज्म का, स्क्रीनों और अखबारों को बाकायदगी से पढ़ता हूँ। मैंने आज तक 179 पार्टीज़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवाल उठाते हुए नहीं देखा। वो तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन बताते खुद एक मजाक है, यानी क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन हो ही नहीं सकते। बिल्कुल भाई पीपल्स पार्टी जिसमें 1 करोड़ उनके हामी हैं या उनके वो मेंबर हैं, क्या वो इलेक्शन लड़ते हैं? क्या कोई नून लीग होता है? रिवायती तौर पर वो बैठ जाते हैं। अच्छा, रोज़ नायब सदर बदल जाते हैं, रोज़ इनके सेक्रेटरी बदल जाते हैं, रोज़ इनके आज मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर भी हो गई, वो फलां सेक्रेटरी जनरल हो गए। ये एक मजाक है। तो एक तो इसका मतलब ये कि आप सर इसी वजह से तो हम देख रहे हैं ना कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो सीनियर रहनुमा हैं, मिफ्ता इस्माइल हो गए, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि कई ऐसे रहनुमा हैं जैसे अब दानियाल अजीज साहब ने भी कुछ शिकवे शिकायत की हैं। तो ये नून लीग से काफ़ी जो उनके रहनुमा हैं वो खफा हैं। नहीं, यानी एक साफ नजर आ रहा है, खफा नहीं है। मतलब ये कि एक मियाँ साहब एक नए बयानिए के साथ एक तवील वक्फे के बाद आए, जबकि सियासत में इस दौरान बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। और नून लीग के जिन लोगों के आपने नाम लिए, खासतौर पर खाकान अब्बासी साहब जो प्राइम मिनिस्टर भी हुए और इलेक्शन लड़ रहे हैं अभी, और भी जैसे खोसा साहब इन्होंने छोड़ा जी। तो वो ग्राउंड रियलिटीज भी देख रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन का पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, ये जो अभी तो गार्डेड जलसे जुलूस रैलियाँ हो रहे हैं, जब ये घर घर वोट मांगने जाएंगे इनके उम्मीदवार, तो इन्हें पता है कि इन्हें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ये जो आज कहते हैं जी महंगाई और ये जो का मसला है या रोज़मर्रा का मसला है, तो इसका जवाबदेह होना होगा पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, कि भाई इन लोगों ने दौरान क्या दिया। जो महंगाई है, ये तो कोई क्या सिर्फ, यानी ये तारीख शुरू करते हैं 2018 से और इनकी तारीख 22 को ख़त्म हो जाती है। 1985 से नून लीग बैठी है भाई, चीफ मिनिस्टर बने थे मियाँ साहब, 2-4 वक्फे के साथ 4 बार, चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं। 3 बार वज़ीर आज़म की कारकर्दगी बता दें। पीपल्स पार्टी 4 बार सिंध में पहले बैठी है, वो अपनी कारकर्दगी बता दे। बिल्कुल ठीक। महंगाई भी गवर्नमेंट कर रही है। तो ये जो एक हमसे लोगों उनका ये ख्याल है कि ये जो कुछ कहते हैं अपने फर्माबरदार बल्कि गुलाम नुमा कारकुनों रहनुमाओं के साथ, आप देखते नहीं किस तरह एक शाहाना मीटिंगें होती हैं जिसमें किस तरीके से दम सादे लोग बैठे होते हैं। तो ये इन्हें नहीं पता कि ये चेंज हो चुकी है। बिल्कुल, अब सियासत बदल चुकी हुई है। मुजाहिद साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊँगी। कुंवर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर ये कहिएगा, ये जो अभी एक तो ये वाली बात आ जाती है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठाए और जो उनकी जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि ये ठीक इलेक्शंस नहीं हुए, एक तो PTI भी ये कह रही है और कई नाक़िदीन भी कह रहे हैं, और कई जो हम देख रहे हैं कि ऐसे हमारे हजरात हैं जो सियासत को बड़े करीब से देखते आए हैं, वो भी ये बात करते रहे हैं कि ऐसा इंट्रा पार्टी पर इलेक्शंस पर किसी भी जमात के ऊपर ना तो दबाव आया, ना ही रद्द किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो शफाफियत पर सवालात तो फिर उठते हैं इलेक्शन कमीशन की, कैसे एड्रेस करेगी इलेक्शन कमीशन इन जो एतराज़ात है उनको? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ठीक फरमाया आपने कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज खुद नोटिस देने के इख्तियारात जो हैं वो महदूद हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के साथ एक लम्हा फिक्रिया ये है कि जब भी इनके इंतखाबात होते हैं तो इनकी पार्टी के एग्जेक्टिव मेंबर जो हैं, जो नाराज समझे या उससे मुतमईन नहीं है, वो हमेशा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट पेश करते हैं कि जनाब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुए, जिस पर इलेक्शन कमीशन को उनकी दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बाकायदा फिर सवाल जवाब करने पड़ते हैं, नोटिस जारी करने पड़ते हैं। बाकी सियासी जमातें जितनी भी हैं उनकी जब उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो कागजात जमा करवा देते हैं तो कोई इतराज नहीं करता। जब कोई एतराज ही ना करे, कंप्लेंट ही ना करे,
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज खुद को नहीं नोटिस लेता। अच्छा, ये तो एक मामला हो गया। दूसरा मामला मुझे ये बताएं कि अभी ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन के कंधों पे एक भारी जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि या तो आरटीएस की शिकायत आती है जब इलेक्शंस हो जाते हैं, अब आरओज और डीआरओज वाली एक कहानी सामने आ रही है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए एक ऐसी सूरत हाल में जब ये भी कहा जा रहा है एक पार्टी की जानिब से कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, अगर वर्कर्स कन्वेंशन होता है तो उसको भी रोका जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कैसे एड्रेस करेगा इन शिकायत को भी? लेवल प्लेइंग फील्ड का जो नया एक ऐजाद किया है लोगों समझने या बयानिया या नैरेटिव, ये बिला वजह किया गया। हमेशा इलेक्शन जितने भी होते हैं, जो भी पार्टियां जो होती है, इसी तरह के लेवल प्लेइंग फील्ड के जो है बातें करती रहती है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात मैं बताता हूँ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर जो अपॉइंटमेंट किए गए हैं, ये बिला वजह इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरवरी से मुसलसल तमाम चारों चीफ जस्टिस कोर्ट जो है सवाई कोर्ट और इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें जुडिशनल ऑफिसर की जो है खिदमात दी जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये जिन्होंने दरखास्त दी लाहौर हाई कोर्ट में, उनको नजर नहीं आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन तो मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा है, राइटिंग में भी दे रहा है कि हमें जुडिशनल ऑफिसरात नहीं दिए जा रहे। तो अब उनके साथ बिला वजह उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कहा जी जुडिशनल ऑफिसरान दी जाए। पहली बात यह कि जुडिशनल ऑफिसरान हो या हमारी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इनने जो इंतखाबात करवाने, इनके तो कंडक्ट पर हारने वाली जमात ने तो इतराज करना ही करना है। 2013 के इलेक्शन में आसफ जरदारी सिटिंग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर ये सिर्फ पीटीआई नहीं कर रही। कल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, वो भी कह रहे हैं कि पंजाब में ट्रांसफर्स हो रहे हैं, पोस्टिंग्स हो रही हैं, जिनको देखते हुए पता चल रहा है कि फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे किसी एक जमात के लिए, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही वहाँ पर पंजाब में खास तौर पर। पीपल्स पार्टी ने भी अपना कंसर्न दिया। चले तो सब इल्जामात ही है ना जी। पहली बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी, जब यही ब्यूरोक्रेसी इन्हों की पैदावार है ब्यूरोक्रेसी, या जो ये हुकूमतें करती रही हैं, टर्न बाई टर्न पीटीआई की गवर्नमेंट आई, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, जरदारी की गवर्नमेंट आई, इन्हीं के लोग ही ब्यूरोक्रेट है ना, इन्हीं की पैदावार है ना। तो आप इन्हीं पर उन्होंने देखा तो है ना, अब पीटीआई 4 साल हुकूमत में रही, वज़ीर आज़म रहे, ठीक 4 सूबा की हुकूमत है, 3 सूबा की हुकूमत है, उन्हें नहीं पता था ब्यूरोक्रेसी कैसी होती है। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में चीजों का पता है, उनकी कमजोरियों को भी पता है, सब कुछ पता है। ठीक है बताइए कि ब्यूरोक्रेसी लाएंगे, आपका इस मामले पे टेक आ गया। मुझे अपने दीगर गेस्ट से भी गुफ्तगू करनी है। किफायतुल्लाह साहब, आपको अब आवाज क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो अभी आप बता रहे थे, एक तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो आप लोगों की, क्या इस हवाले से अभी तक पेशरफ्त रही है मुलाकातों में? मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद होने जा रहा है पंजाब में, और सिंध की क्या सूरत हाल है? यहाँ पर JUIF किससे इत्तेहाद करेगी? सिंध में तो पहले से तय था कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ जाएंगे, हम अब पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। हमें 2013 और 18 के इलेक्शन में शदीद किस्म की शिकायत थी पीपल्स पार्टी से। सही। और हमारे जो साथी जीते हैं तो उनको शिकस्त, इनको जीतने नहीं दिया गया। तो उस वक्त से हमारे एक बात थी कि हम यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के साथ एडवाज GDA भी है, इन पीपल्स पार्टी के अलावा जितने भी लोग हैं MQM वगैरह, उनके साथ हमारी बातचीत तकरीबन फाइनल हो गई है। और बाकी 3 सूबों के अंदर हम मुस्लिम लीग नून के साथ जाएंगे। तो यहाँ जो पोजीशन उनकी है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वही हमारी पोजीशन पंजाब के अंदर है। तो हम वहाँ इमदाद चाहेंगे उनसे, और वो यहाँ इमदाद चाहेंगे। तो मुलाकातें हो रही हैं, मुझे उम्मीद है चंद दिनों के अंदर इसको भी तय कर दिया जाएगा। कोई ऐसा ब्रेक थ्रो नहीं है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं सर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, बाकी जमातों के भी हम इस पर टेक ले रहे हैं, JUIF को पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन के ऊपर के साफ और शफाफ जो इलेक्शंस की बात हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही है, वो मुयसर होगी? ये इलेक्शंस जो हैं, हम उम्मीद रखें कि ये साफ और शफाफ होने जा रहे हैं इलेक्शंस? लेवल की प्लेइंग फील्ड की बात तो ज़रा मुख्तलिफ है मेरे नुक्ते नज़र से कि ये लोग किससे मुतालबा करते हैं। अगर आवाम से मुतालबा करें तो हम तो किसी को नहीं रोका, वहाँ लेवल भी है और प्लेइंग भी है और फील्ड भी मौजूद है, और सब जमातें जैसे कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं।
और अगर ये किसी और लोगों से मांगा जा रहा है तो फिर गूंगे की माँ गूंगे की जबान समझेगी ना, उसका फिर हम लोगों से क्या ताल्लुक है। उसके और तकाजे होते हैं, उसके और आदाब और शराइत होती है। तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लोगों के लिए मुकम्मल आज़ादी है और हम इसके कायल हैं कि तमाम सियासी जमातों को मुकम्मल आज़ादी देनी चाहिए। अब ये शेड्यूल आ गया है सर, देनी चाहिए और होनी चाहिए। देनी चाहिए और होने में फ़र्क है ना। ये भी क्या तमाम सियासी जमातों को आप समझते हैं इस वक्त आज़ादी है? देखो, मेरे पास इख्तियार होता तो अभी हुक्म देता कि तमाम लोगों को बराबर की शरीक करो ना। ठीक हो गया। हम तो अपना मौका देते हैं, किसी को गले से घूंट तो नहीं सकते। राइट। कहते हैं कि ये तरीका है कि किसी को आप रोके, सब लोगों को मौका दो अवाम के पास जाने का और अवाम के फैसले के सामने सरे तस्लीम कम कर दिया जाए। तो मैं अपने तो ये कहता हूँ कि ऐसी कोई परेशानी या ऐसे कोई इल्ज़ाम या ऐसी कोई तोहमत या ऐसी कोई रुकावट मुझे नजर नहीं आ रही। आपको रुकावट नजर नहीं आ रही? मुजाहिद साहब, ये मुझे उम्मीद है तक हमारा सफर ठीक रहेगा। ठीक। मुजाहिद साहब, जिस तरह से किफ़ायतुल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि सिंध में मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद होगा, MQM भी मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करने जा रही है, तो आप समझते हैं पीपल्स पार्टी के लिए ये इलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होगा? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी एक इंटरव्यू में अपना तज्जिया दे रहे थे, ज़ाहिर है सीनियर सियासतदान है, समझते हैं सियासत को, वो ये कह रहे थे कि इस बार उनको भी सिंध में पीपल्स पार्टी सिंध में प्रॉपर, यानी आप ये नहीं कह सकते कि फुली नज़र आएगी, एक मखलूत हुकूमत उनको नज़र आ रही है। आपको भी ऐसा दिख रहा है? खैर, मुझे खुशी है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं और मेरा तो इनका मैं हमेशा सच्चाई सच बोलने का मुतरफ़ भी रहता हूँ, बल्कि खौफज़दा रहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी जब मेरे प्रोग्राम में आते थे तो बड़े मुश्किल गुफ्तगू करते थे ये मुशर्रफ दौर में और बाद में। अब जब इन्होंने बहुत दो टोक अल्फाज में ये कहा कि जी सब लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, और शायद मैंने इब्तिदा में भी कहा था, आपके जो सवाल है ज़रा उसका जवाब मैं बाद में दे दूँगा, कि इस तरह नहीं है। मुफ्ती साहब को मालूम है कि 102 लोगों पर ये कंट्रोवर्सल है, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं, तो 8,500 के करीब लोग जेल में हैं। मुफ्ती साहब के शहर में और सूबे में कोई बात भी करता है तो वो उस वक्त उसको किस तरह उठा के ले जाते हैं। सर, आज भी कुछ लोग कागजात नामजदगी के लिए गए और वहाँ से 3 MPO के तहत गिरफ्तार हुए। तो क्या क्या हो रहा है ये मुफ्ती साहब को पता है। जैसे मुफ्ती साहब जैसे जो है चंद लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अमलन क्या हो रहा है अब जबकि इलेक्शन में 2 में हैं, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड, ये जो लव और कंवर साहब के साथ मैं इसलिए पता नहीं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं या नहीं है, मेरे लिए मेरा बहुत दरीना ताल्लुक़ है, लेकिन इस वक्त वो पंजाब गवर्नमेंट के हिस्सा हैं, वो यकीनन वही मौके पर इख्तियार करेंगे जो बहरहाल उनको करना भी चाहिए डिसिप्लिन के एतबार से, कि जनाब अगर इलेक्शन कमीशन के पास कोई जाएगा तो एतराज़ उठाया जाएगा। मैंने कहा ना 179 गालिबन पार्टियाँ, पेपर पार्टियाँ हैं, टांगा पार्टियाँ हैं, हवालदारों और पता नहीं किन किन लोगों ने बनाई हुई हैं पार्टियाँ, और वो अपने ख़ास इस्तेमाल के लिए किसी एक पार्टी का पर एतराज़ नहीं। भैया इलेक्शन कमीशन तो नहीं जा सकता है, तो उसको ये भी तो होता है जैसे इस तरीके से कि जैसे हाई कोर्ट में अगर चला गया एक बंदा जिसने हाई कोर्ट ने फैसला दिया ना, उसको तो एंटरटेन ही नहीं करना था कि तुम आए हो यहाँ पर इलेक्शन मुलतवी कराने। देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसा फैसला आया। इलेक्शन कमीशन जो है हज़ारों लोग हल्कों पे एतराज़ करेंगे, वोटरों पे एतराज़ करेंगे, उम्मीदवारों पे एतराज़ करेंगे, तो उसका मकसद है वो हर एक को कहाँ से एंटरटेन करेंगे, कहाँ उनके पास रिसोर्स देते हैं, कहाँ इतना हमला है। माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट करूंगी, आप बात कंप्लीट एक बात और कर दूं जी ये कि ये इलेक्शन सिंध में खासतौर पर पीपल्स पार्टी के लिए इसलिए आसान नहीं कि मुफ्ती साहब जो मौलाना फजल रहमान साहब जो बहुत ही करीब रहे हैं जरदारी साहब से, आज से नहीं मोहतरमा के ज़माने से, और उस वक्त जितने जहाँ से नून लीग GDA लाई जा रही है, फिर रोज़ तोड़ रहे हैं। एक साबिका IG को शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि यहाँ बड़े बड़े सीनियर सियासी रहनुमा मौजूद थे, उन्हें छोड़कर एक IG को लेके आए जो अपने हथकंडों के एतबार से ये हुआ या दूसरे IG हुए, आगे सियासत करने लगे ये लोग। अभी हाल 3 साल हुए या नहीं हुए इन लोगों को, कोई इख्तियार हासिल नहीं हो सकता कि वो जैसे एतराज दुरुस्त हो रहा है फवाद हसन फवाद पे कि वो मियां साहब का राइट हैंड मैन समझे जाता था। बिल्कुल ठीक है सर, साथ ही रहिए। मुस्लिम लीग नून से इकबाल जफर झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक गवर्नर KP के भी हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए इकबाल साहब। ये एक तो सबसे पहले मैं इससे पहले कि इलेक्शन की सूरत हाल पर बात करूँ, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आपके इल्म में भी ये मामला होगा, ये जो आज हम देखते रहे खबरों में भी दानियाल अजीज़ साहब का एक मामला चला एहसन इकबाल साहब के साथ, और इस हवाले से हमारे जो
मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने पार्टी को हल करने के लिए मामला कह दिया है और शिकवे भी किए। ये मामला बेसिकली है क्या, किस बात पे नाराजगी थी, क्या शिकवे किए उन्होंने? शुक्रिया जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें बहुत ही अहम मामलात हैं और इन पे ज्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे कायद का ये है फरमान है कि ये मसले हमारे अंदरूनी मसले हैं और इसको हम मीडिया पे ले जाना नहीं चाहते। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे जो हैं यहाँ पर मेंबरान साहिबान हैं, वो अगर कहीं गलती कर जाएं तो उस गलती दानियाल अजीज साहब खुद मीडिया पे लेके है ना मामला, तो फिर इस पे डिस्कशन तो होगी। तो अजाला देखिए, डिस्कशन होगी, डिस्कशन से तो हम वो नहीं करते, लेकिन ये है कि पार्टी के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उनको इंटरनली रहना चाहिए, नॉट टू बी टेकन ऑन द एयर एंड। चलिए, ये इसका जवाब तो आ गया। मुख्तसरन क्योंकि ब्रेक पर जाना है, ये बता दीजिएगा कि अभी किफ़ायतुल्लाह साहब भी हैं JUI फे से, उनसे भी बात हो रही थी। इत्तेहाद जो KP में आपने JUI फे के साथ करना है, एक तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आप भी बता दीजिए कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन, कहाँ तक डेवलपमेंट हुई है, और दूसरा ये कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एंटिसिपेशन है 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की तैयारियों को देखते हुए KP से कितनी सीटें निकाल लेंगे? अच्छा जी, अभी करूँ या बाद में? जी सर, अभी जी हमारी इंशाल्लाह KP से सीटों की जो है वो कोई पहले से बहुत बेहतर पोजीशन है। इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मैं तादाद तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि गुड नंबर ऑफ सीट्स मैं जरूर कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह हम निकालेंगे। और सर फिर भी सीट से इंशाल्लाह निकलेंगी कि हमारी JUI या मुफ्ती साहब के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और सीट एडजस्टमेंट हमारी हो रही हैं। वो पंजाब में अगर मांग रहे हैं अपनी मर्जी के तो हम भी कहेंगे, हमने उन्हें ये कहा कि वहाँ अगर आप अपनी मर्जी की मांगेंगे तो यहाँ हम आपको अपनी मर्जी के देंगे बंदे जो है, सीटें जो है। तो ये चक्कर जो है ये तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। सर कितनी सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, कितनी सीट्स की बात? जी, सीट एडजस्टमेंट की बात KPK में मैंने आपको कहा ना, तादाद बताने वाली बातें नहीं है, लेकिन मोर देन अ डजन सीट जो है उनकी बात हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इकबाल जफर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद और मुजाहिद बरेलवी साहब इस मिनट का हिस्सा बने रहे। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर जो मामला तो इन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अगर मुल्की मईशत की हम बात करें तो पाकिस्तान की मईशत के लिए गुज़श्ता कुछ माह काफ़ी अहम और अच्छे रहे हैं, जब से ख़ास तौर पे ये निगरान हुकूमत आई है। 2-3 माह में रुपए की कदर में बेहतरी भी आई है। स्टॉक की सूरत हाल की अगर हम बात करें वो भी खासी बेहतर हुई है और गैर मुल्की सरमायाकारी के मुआहदे और MOUs पर भी दस्तखत हुए हैं, जिससे मईशत पर मस्बत असरात हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी बड़ी की है, उससे भी हम देख रहे हैं कि उसके असरात जो हैं वो आवाम तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पाक आर्मी के सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी दौरा अमेरिका में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क में सरमायाकारी की दावत दी है, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि मुल्की मईशत में मज़ीद अब बेहतरी आने जा रही है। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर हम अब बात कर माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया खाकान साहब वक्त देने के लिए। सर, ये सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें, मुआशी आशारिये बेहतर समत में तो दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये कितनी दुरुस्त समत में है ये आप बता दीजिएगा। दूसरा जो हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है उस पर अवाम अब भी नाले हैं। वो इसलिए नाले हैं कि चले पेट्रोल की कीमत में तो कमी हो गई, लेकिन उससे जुड़े हुए जो हम लोग देखते हैं कि भाई जब भी कोई पेट्रोल महंगा होता है या सस्ता होता है तो उससे जो बाकी चीज़ें हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। कहा जाता है जी पेट्रोल महंगा हो गया तो तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन जब सस्ता होता है, कम होता है, पेट्रोल की कीमत में कमी होती है, उसके असरात नहीं हमें दिखाई देते। उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना साहब, जो आपने कहा इंट्रोडक्शन में वो दुरुस्त है। पाकिस्तान की मईशत में जब से IMF का प्रोग्राम हुआ, यानी कि जून में ये प्रोग्राम हुआ, जुलाई में इसका आगाज़ हुआ, तब से लेके अब तक अगर आप देखें तो जितने भी आशारिये हैं दे हैव टर्न्ड फ्रॉम बीइंग नेगेटिव। दैट इज़ द बेस्ट वे टू पुट इट। इससे मतलब ये है
कि आपने कुछ ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि 4 अरब डॉलर से नीचे चले गए थे, आज वो 7 अरब डॉलर के करीब हैं। आपका जो मालियाती खसारा है वो कुछ कम हुआ है। आपने IMF का प्रोग्राम के पहले 3 माह के कुछ अहदाफ पूरे किए। आपने कुछ चोरी इलेक्ट्रिसिटी की जो है उस पर काबू पाने की कोशिश की। पर इसके साथ साथ ये हुआ कि उनके साथ तयशुदा प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स, चाहे वो PDL यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 60 रुपए तक चली गई, ये 30 रुपए के करीब हुआ करती थी। इससे जो पेट्रोल की कीमत आई थिंक 64 रुपए कम हुई है। आप सोचिए ये 90 रुपए तक कम हो सकती थी, बट चूंकि IMF से ये तय था सो हमने ठीक किया। फिर गैस की एडजस्टमेंट, पावर सेक्टर की प्राइसेस की एडजस्टमेंट, इन सब ने जो इन्फ्लेशन है उस पे पाकिस्तान को इस वक्त भी 29% की इन्फ्लेशन है और ये किसी सूरत भी लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसके साथ साथ जो पैदावारी लागत है यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, चूंकि वो भी बढ़ गई है लोगों की, क्योंकि बिजली जब हर चीज़ की इनपुट है, गैस हर चीज़ की इनपुट है, इसी तरह वेजेस भी बढ़ी, सो वो भी इनपुट है। जब इस सारी चीज़ को देखें, प्लस जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है वो भी इनपुट है, इन सब को देखिए तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ी हुई है। फिर हमारा मालियाती खसारा बढ़ा है, तो बड़ा से मतलब है बढ़ा हुआ है इन द सेंस कि हम कर ही बहुत ज़्यादा खसारा रहे हैं, बिकॉज एक अभी तक हमने वो रिफॉर्म नहीं किया, तो उसकी वजह से नोट बहुत छपता है। सो ये सब चीज़ें हैं। बट हैविंग सेड दैट, कुछ इनिशियल साइंस जो हैं एग्रीकल्चर में बेहतरी के हैं, उसकी वजह से आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ये जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है, मेरे ख्याल है जो इसका वर्स्ट है उसमें से गुजर गए हैं। आपने ये भी देखा कि जो रुपए की मूवमेंट बड़ी एबनॉर्मल सी हो रही थी, उसमें एक इस्तेहकाम सा आ गया है। 312-15 रुपए से 280s के लगभग जो रुपया है वो सेटल कर गया है, क्योंकि इम्पोर्ट्स जो हैं उस पर कुछ कदगन लगी, कुछ हमने अपनी जो डॉलर कमाने थे उसमें बेहतरी पैदा की इन टर्म्स ऑफ जो डेट्स आने थे। एक्सपोर्ट्स भी मतलब नीचे की सतह पर सेटल कर गई हैं। रेमिटेंसेस भी कम हुई हैं, बट उतनी कम नहीं हुई जितनी कि शायद अगर मईशत को थोड़ा सा संभाला ना दिया जाता तो उतनी हो जाती। सो एक मिक्स्ड पिक्चर है इकॉनमी की, साइंस ऑफ रिकवरी ज़रूर हैं। इसके साथ साथ आपने कुछ काम किए जिनसे आई थिंक सिग्नल अच्छा गया। स्मगलिंग को रोकने की कोशिश, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, डी डॉलराइजेशन, बिल्कुल आपने डॉलर की एक मार्केट क्रिएट हुई थी आमना साहिबा, जो कि एक मतलब पुल क्रिएट कर रही थी और एक ब्लैक मार्केट की तरह बाइंग हो रही थी, और वो इम्पैक्ट कर रही थी बाकी सब मार्केट्स को पाकिस्तान में, इंटरबैंक को भी, ऑफिशियल मार्केट को भी, ओपन को भी, और रेट रोज बरोज बढ़ा। आपने उस पर कदगन लगाई और स्टेट ने, ये एस्टैब्लिशमेंट ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने दुनिया को दिखाया कि व्हेन वी मीन बिजनेस वी डू व्हाट वी मीन, आई मीन एंड वी रियली मेंट बिजनेस एंड वी डिड द राइट थिंग। फिर एक चीज़ और जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभालना है, कुछ आपने होर्डिंग पे काबू पाया है, बट आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि आपने शुगर की कीमत तो कम की ज़रूर, फिर सीज़न भी शुरू हुआ, पर अभी फिर फर्टिलाइज़र की ऐसी कहानी सुनने में आती है। आई मीन बिजनेसेस को ख़ुद भी सोचना चाहिए कि सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी से ही पैसा कमाना जो है वो कोई अच्छी रविश नहीं है। हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, अभी हमें एक IMF के प्रोग्राम में रहना है, 30 दिसंबर के टारगेट्स भी पूरे करने हैं। कुछ पॉलिटिकल सर्टेनिटी 8 फरवरी की वजह से आई है, और इन सब का जो नतीजा है, एक चीप स्टॉक मार्केट जो है उसने तकरीबन 60-65% 40,000 से बढ़कर 67,000 तक की जो सफ़र है वो बड़ी जल्दी 4-5-6 माह में ही तय कर दिया। खाकान साहब, जिस तरह से अभी आर्मी चीफ ने भी जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं, पाकिस्तानी वहाँ पर बसते हैं ओवरसीज़, उनको भी सरमायाकारी की दावत दी है। अब सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त की जो सारी सिचुएशन है उसको देखते हुए। उसके लिए क्या स्टेप्स हमें अभी रिक्वायर हैं कि एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप किया जा सके? देखिए, एक तो ये है कि हमें ये तय करना है कि पाकिस्तान कि जो ममालिक एशिया में हैं, बांग्लादेश, इंडिया, और जो ईस्ट एशिया में हैं, जिनको आप कहते हैं चाइना, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, उनमें कॉमन क्या चीज़ है तरक्की में? उनमें कॉमन है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो अपना कमा रहे थे वो इन्वेस्ट भी कर रहे थे। आप सोचिए, एक बच्चे में आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, तालीम भी अच्छी होगी, तरबियत भी अच्छी होगी, खेलेगा भी अच्छा।
जब आप बच्चों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं करेंगे। इकोनॉमी इज लाइक दैट, राइट? आपका जो इन्वेस्टमेंट है ऑफ द ओवरऑल कमाई जो आप करते हैं वो 13.6% है ऑफ द ओवरऑल कमाई, जिसको हम टेक्निकल जबान में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी कहते हैं। बट बड़ा आसान ये है कि हम 100 में से अगर कमाते हैं तो 13.6% जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। ये जो सारे ममालिक हैं ना, ये 25 से 35 अपनी कमाई का इन्वेस्ट कर रहे थे 100 में से। जस्ट थिंक कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उनकी इकोनॉमी की मैन्युफैक्चरिंग, उनकी एक्सपोर्ट। सो एफडीआई भी लानी है बाहर से, लोगों को कन्विंस करना है कि वी आर ओपन फॉर बिजनेस बियॉन्ड द आईएमएफ। पाकिस्तान को इस आईएमएफ की स्टोरी से, जो कि एक डेट फंडेड स्टोरी है, डेट ले लेके गुजारा करने की, मल्टीलैटरल्स के डेट ले लेके हमें लेके जाना है कि लोकल्स पहले इन्वेस्ट करें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके साथ साथ आए, माइंस एंड मिनरल्स में आए, एग्रीकल्चर में आए। पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत, मैन्युफैक्चरिंग जो सुकड़ गई है, सुकड़ गई से ये मतलब है कि ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है उसका मैन्युफैक्चरिंग 12-13% रह गई है, जबकि हमारे जैसे ममालिक जिनको तरक्की करने की ज़रूरत है उनमें ये 20 से 25% हो, ताकि हम दुनिया को कुछ बेच सकें। सो ये है एक ओवरऑल तनाजुल। आने वाले दिन, आने वाली हुकूमत ये सारे काम जब तक करेगी नहीं, तो मुल्क को जो अभी इनिशियल रिकवरी दिखाई दे रही है, ये लॉन्ग टर्म बेहतरी में नहीं तब्दील होगी। लोगों का वेलफेयर तभी होगा, दो चीज़ें वेलफेयर इंश्योर करती हैं। पैसे देना तो बहुत आसान काम है, हम 467 अरब रुपए देते हैं, हमें देने चाहिए, दैट्स नॉट इनफ। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहें, बेस्ट कहें, एहसास कहें, जो भी नाम दें आप उसको, पर असल बात यह है नौकरियां देना, अपॉर्चुनिटी देना, और पाकिस्तान को एक लो इन्फ्लेशन, यानी कि कीमतें बढ़े पर 5-8% बढ़े, ताकि मेरी वेज उससे ज़्यादा बढ़े और मेरी कुव्वते खरीद जो है वो बढ़े। ये है लॉन्ग टर्म पाकिस्तान अच्छा, का। एक परसेप्शन ये भी पाया जाता है, क्योंकि महंगाई की शरह में हम देख रहे हैं अगस्त से लेके अब तक जो है वो इजाफा हुआ है 43%, यानी पहले अगस्त में ये 25.34 इसके जो थे एग्जैक्ट जो ये स्टैटिक्स थे, लेकिन अब ये 43% तक चला गया है। अब ये एक परसेप्शन पाया जाता है कि डॉलर को आर्टिफिशियली ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई अपनी जगह पर ही मौजूद है बल्कि बढ़ रही है। इज इट करेक्ट? दो चीज़ हैं। देखिए, रुपए की जो कदर है ना, इन द लॉन्ग रन सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप दुनिया को बेच के कितना डॉलर कमा सकते हैं। ये बिल्कुल सादा गुफ्तगू है। ना हम दुनिया को बत्ती बेचते हैं, ना कोई गाड़ी बेचते हैं, धागा, सूतर, लेदर और इन्हीं चीज़ों में अटके हुए हैं। सो दुनिया को बेचेंगे तो डॉलर आएगा, तो रुपया स्ट्रांग होगा, और कोई दूसरी इसका रास्ता नहीं है। पाकिस्तान में एफडीआई आएगी तो रुपया स्ट्रांग होगा, बिकॉज ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो रुपया जो इन द लॉन्ग रन है वो कमज़ोर रहता है। दूसरा, हमें एडजस्ट इसलिए करना पड़ता है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है, कीमतों का बढ़ना है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू द वर्ल्ड, तो उतनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हमारी दूसरी वजह जो इन्फ्लेशन की है वो देखें, पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों का बढ़ना भी कम हो जाएगा। अगर टमाटर, प्याज, राइस, मेज़, कॉटन, इन सब की पैदावारी सलाहियत बढ़ जाए और हमारी जो वेस्टेज होती है 10 से 30% तो हम वेस्ट कर देते हैं फार्म से मार्केट लाने को। अगर ये सब कुछ वेस्ट ना हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो जो सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन है वो निकल जाएगी। और चौथी बात यह है कि पाकिस्तान की अगर हम अपनी डिमांड को जो हमारी आती है, बिकॉज हम खसारे करते हैं, ये खसारे बंद कर दें। एनर्जी सेक्टर में 500 से 900 अरब रुपए का खसारा, जो हमारा मालियाती खसारा है वो 8,000 अरब का, इनको भरने के लिए नोट छापने पड़ते हैं, और तो कोई तरीका नहीं होता। जब नोट छपते हैं तो पैदावार वही है, नोट ज़्यादा हो गए हैं तो इन्फ्लेशन आती है। ये हैं रियल रीजंस इन्फ्लेशन के कम होने के। रुपए को इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई कदगन लगा के रोका जा रहा है इस वक्त ऑर्गेनिकली, बिकॉज आईएमएफ का प्रोग्राम है, रिजर्व्स का थोड़ा बिल्डअप है, तो एक परसेप्शन ये है कि ये और बिल्डअप हो जाएगा और हम अपना जो इस साल का जो हमने डेट 25 अरब डॉलर का हमें ज़रूरत है हमारी फाइनेंसिंग की, वो पूरी हो जाएगी। सो आई थिंक कि शायद इतनी डॉलर बाइंग उस तरह से नहीं हो रही। मुझे वैसे अब फ़ोन भी ऑन अ लाइटर नोट आखिर में कहूँ, मुझे बहुत लोग फ़ोन करके ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब डॉलर ख़रीद लें।
आजकल वो फोन आना बंद हो गए हैं, तो आप सोच लीजिए कि इस वक्त डॉलर बाइंग नहीं हो रही ऑन अ लाइटर नोट, which is a गुड स्टोरी also. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद, माशियात, उन्होंने इससे मुतालिक जो उनका तज्जिया है, तजुर्बा है, वो क्या कहते हैं वो हमने आपके सामने रखा। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ब्रेक के बाद हम डिस्कस करने वाले एक जो हम देख रहे हैं माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान में बढ़ रही है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर लाहौर में जहाँ पर स्मोक है वहाँ पर बारिश करवाई गई है, उसके क्या असरात अब मुरतब होंगे, क्या स्मोक कंट्रोल हो सकेगी? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लाहौर में होने वाली जो मसनूई बारिश है, पंजाब में स्मोक की एक जो सूरत हाल बनी हुई थी, उसके लिए मुल्क की तारीख में पहली बार एक मसनूई बारिश का जो अरेंजमेंट करवाया गया यूएई के ताबुन से। 10 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये बारिश करवाई गई और एक कामयाब तजर्बा भी हुआ। लेकिन उस कामयाब तजर्बे के नतीजे में लाहौर जो है फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से अगर देखा जाए 6ठे नंबर पर चला गया, लेकिन कराची अब पहले नंबर पर आ गया। एक तो हम इस सारी सिचुएशन से क्या कोई हल निकलेगा बेहतर, स्मोक का ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वकार साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, माहिर माहौलियात हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब वक्त देने के लिए। अभी जो स्मोक की वजह से सारी सिचुएशन बनी हुई थी लाहौर में, वहाँ पर हम देख रहे थे सांस लेना दुश्वार हो चुका था लाहौरियों के लिए। इस परेशान कुन सूरत हाल को देखते हुए अभी जो मसनूई बारिश का एक अरेंजमेंट करवाया गया, इसके क्या आप देख रहे हैं कि कुछ देर पा असरात भी हैं, लॉन्ग टर्म इसको देख रहे हैं आप, ये हल है या नहीं? देखिए, बारिश चाहे आर्जी हो या मसनूई हो, ये मुस्तकिल हल नहीं है मसले का, क्योंकि बारिश से ये फायदा, ये तो वैसे भी लाइट रेंज थी जो अभी करवाई गई हैं यूएई के फंड, सब कुछ ये हुआ है। और ये कि अल्लाह का शुक्र है कि इससे किसी हद तक मसला जो है वो हल तो हुआ है, लेकिन ये हल लॉन्ग टर्म नहीं है। क्योंकि देखिए, ये बारिश से सिर्फ ये होता है कि फजा में जो आलूदगी जो मौजूद है, जो आलूदगी के ज़र्रात हैं, एसिड वगैरह जो भी चीज़ें हैं फॉग के साथ, तो वो चीज़ें जो है बारिश के साथ थम जाती हैं, यानी रिमूव हो जाती हैं। लेकिन दोबारा जाहिर बात है कि फॉग भी दोबारा बनेगी, और वो जो सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन की, जो सोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे गाड़ियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, या जो खेतों में जो वो जलाते हैं फसल कटने के बाद जो जलाए जाते, तो ये जो सोर्सेज हैं, जब तक हम इन सोर्सेज को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो नहीं जो है वो कर सकते। चाहे लाहौर शहर हो या कराची शहर हो, जितने बड़े शहर हैं इनमें ये मसाइल ज़्यादा हैं। अच्छा, ये जो बारिश अभी करवाई गई किस हद तक ये कंट्रोल कर सकती है फ़ज़ाई आलूदगी को, और कितने दिन तक हम कह सकते हैं कि आपके लिए जो एयर है वो क्लियर रहेगी? देखिए, 2-4 दिन के बाद जो है ना, फिर दोबारा वही मसला वही बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। जो आपका पोल्यूटेंट्स हैं वो दोबारा हवा में आना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो वही सूरत हाल दोबारा बन जाएगी फॉग की। असल में होता ये है, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि स्मॉग होती क्या चीज़ है। दरअसल स्मॉग जो है 2 अल्फाज का जो मुरक्कब है, एक स्मोक प्लस फॉग। तो स्मोक प्लस फॉग जो जब यानी फॉग के अंदर जो है, जब ये स्मोक के ज़रात जाते हैं, गैसेज होती हैं गाड़ियों की, इंडस्ट्रीज की ये गैसेज जो है वो जब जाती हैं, तो सल्फर ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, इस तरह की गैसेज हैं जो कि फॉग में शामिल हो जाती हैं और तेजाब बन जाता है, एसिड बनता है उसके अंदर फॉग में। फिर वो सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो एसिड जाता है। हमारी आईज के लिए नुकसानदेह है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नुकसानदेह, और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नुकसानदेह, तो माहौल के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये सूरत हाल ये कि जब वक्ती तौर पे बारिश से तो वो रिमूव हो जाएंगे पोल्यूटेंट, लेकिन वो पोल्यूटेंट्स तो दोबारा उन्हीं सोर्सेज से वो सोर्सेज मौजूद हैं। अब जरूरत एक बात की है कि हमें कैसे क्या अच्छा, एक क्लाउड सीडिंग वाला भी तो तजुर्बा है ना, वो क्यों नहीं किया गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि बारिश खुलकर भी होती है और कई रोज तक भी आप बारिश करवा सकते हैं। जैसे हम यूएई में भी देखते हैं कि उन्होंने एक ये हल तलाश किया हुआ है वहाँ पे मौसम को बेहतर रखने के लिए, एनवायरनमेंट को बेहतर रखने के लिए। पाकिस्तान देखिए, जो रिसोर्सेज अवेलेबल, हाँ, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके साथ तजुर्बा किया जा रहा है। पहली बार ये तजुर्बा है, जाहिर बात है कि ये जरूरत पड़ने पर फिर हम इसको और ज्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारी जो है वो कोशिश ये होनी चाहिए। देखिए लेकिन ये जो है ना, ये तो आर्जी तौर पे आप 1-2 दिन 3 दिन के लिए तो आप इसको सोल्यूशन को समझ सकते हैं,
लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें देखिए हमारे पास लॉज मौजूद है, कवानीन मौजूद है। जो इंडस्ट्रीज और गाड़ियां जो गैसेज इमिट कर रही हैं उनकी कवानीन मौजूद हैं। बस चारों सूबों में, 5 सूबों में इसके लॉज हैं। जैसे कि सिंध में सिंध एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। ये ईपीए की वेबसाइट पे, सिंध ईपीए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की वेबसाइट पे मौजूद है। पंजाब में इसी तरह से तमाम सूबों में जो है वो इसके लॉज मौजूद हैं। वो लॉज ये बताते हैं कि गाड़ियों से कितना धुआं इमिट हो सकता है, ये जो गैसेस की मिकदार है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, जिनसे ये स्मॉग बनता है, इन गैसेस की कितनी मिकदार जो है वो इमिट हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वो कानूनन फिर जो है वो जो है वो जुर्म होगा। तो आप देखिए कि इंडस्ट्री से इतना धुआं निकल रहा होता है, इतनी गैसेस जा रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती और कानून पे अमल दरामद नहीं है। जब तक आप इस चीज़ को इंश्योर नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अब ये आप कितनी बार करवाएंगे। आर्टिफिशियल रेन उसके भी एक्सपेंसिव हैं। अभी ये यूएई वालों ने करवा के दिया हमें, लेकिन ये हम कितनी बार करवा सकते हैं इसको? नहीं है, बिल्कुल। और इसके लिए भी कंडीशंस होना जरूरी है। यानी वो आपके पास तो वैसे वकार साहब बड़े अरसे से बात हो रही थी कि जो आप बता रहे हैं इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से धुआं उठता है और फिर जो गाड़ियों की वजह से जो गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, ये स्मोक की एक बहुत बड़ी वजह बन रही है फ़ज़ाई आलूदगी की। लेकिन इस पे हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब शहरी अपने तौर पे अपने से ही क्या कर सकते हैं इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए, क्योंकि बीमारियां इससे फैल रही हैं बहुत मुख्तसरन, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। देखिए जो हुकूमत का करने का काम था वो तो मैंने बता दिया कि कानून पे अमल दरामद कराएं। शहरियों के लिए जो अपने तौर पे वो कर सकते हैं वो ये चीज़ है कि शहरी जो है वो अपने तौर पे जो है वो कोशिश करे कि कम से कम जो है वो एक्टिविटी को करे। यानी अगर ऑटोमोबाइल हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल है, कोशिश करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करें, कार पूलिंग पे जाएं, या अगर मुख्तसर फासला है तो पैदल को प्रेफर करें। तो गाड़ियों का इस्तेमाल जब अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो भी कुछ ना कुछ एमिशंस रिड्यूस हो जाएंगी। एमिशन रिड्यूस होंगी तो ऑटोमेटिकली सूरत हाल बेहतर होगी। इसके अलावा मैं और एक और छोटी सी टिप दे देता हूँ आम लोगों के लिए कि देखिए ये जो एलर्जी और ये रेस्पिरेटरी इश्यूज जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त होते हैं सूरत हाल में, लाहौर या कराची के या बड़े शहरों में इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो एलर्जी से बचने के लिए ना एक छोटी सी टिप मैं बता रहा हूँ, गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करें, तो उससे वो एक नेचुरल एंटी एलर्जी है और उसका कोई नुकसान नहीं है। तो वो जो है बजाय बड़े अच्छी टिप शेयर कर दी है, क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ का सामना रहता है अक्सर व बेशतर। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने बड़े भी शेयर किए। जो इकदाम किए जाने चाहिए उसके तरफ भी तवज्जो आपने मबजूल करवाई है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।